कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYGP सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 12 हिस्ट्री आप सभी बच्चों को हमने अपने चैनल के प्ले सेक्शन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था, प्लस कुछ क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा भी दिए थे अपने चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को दो क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, प्लस दूसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अगर रिफॉर्म्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा तो ये चीज़ हम लोग आपको पढ़ाने वाला है आज की इस वीडियो में। ये दो सवाल पेपर के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल का आंसर ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से आप जानते हैं इंग्लिश में, तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हमारा एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण और एक अध्याय है, जो कि हमारे भारत में आज़ादी को लेकर देखिए कई तरीके से आंदोलन चले, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटक हुआ एक प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें यह जो आंदोलन है माना जाता है कि यह 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय जो कांग्रेस जो कमेटी द्वारा यह बम्बई यानी जो वर्तमान का मुंबई है उसमें आयोजित किया गया था। और इसकी बैठक जो है इसमें हमारे महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया था। और इस आंदोलन में क्या किया गया था कि अंग्रेजों को सीधा स्पष्ट संकेत दे दिया गया था कि अगर अब वो भारत में उनका जो शासन और जो अधिक समय तक नहीं चलने वाला, यानी उनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, वो अब वो बोरिया बिस्तर बांधे और यहाँ से निकलना स्टार्ट करने की कोशिश करें। तो यह आंदोलन जो था जन आंदोलन परिवर्तित हो गया और स्वतंत्रता की जो नींव थी, स्वतंत्रता की देखिए जो अंतिम नींव थी वो इसी आंदोलन से रखी गई थी। क्यों? इसलिए इसका विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए माना जाता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ जानकारी होगी आपको। अब अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से पहले कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसने क्या किया, इस आंदोलन को जन्म दिया या फिर इस आंदोलन को नींव रखने का यहाँ पर काम किया। सबसे पहला था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जैसे आपको हमने बताया वो अभी आपने पढ़ा भी होगा कि जो पहला वर्ल्ड वॉर था यानी प्रथम जो विश्व युद्ध था, अंग्रेजों ने वादा किया कि आपको क्या कह सकते हैं भारत को आप आज़ाद कर दिया जाएगा, भारत को छोड़ दिया जाएगा। तो सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, उनका हेल्प करने की कोशिश की सभी नेताओं ने। फिर यही चीज़ 1939 से लेकर 1945 का टाइम पीरियड जो होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, सेम कहानी यहाँ पर भी होता है। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बिना किसी सरकारी नेता को सहमति के बिना भारत को क्या युद्ध में डाल दिया और भारतीय सेना को भारतीय सेना में जो लोग थे उनको मरने के लिए छोड़ दिया। कांग्रेस ने क्या किया, इसका विरोध किया और 1939 में क्या किया, अपने सभी जितने प्रांतीय मंत्रिमंडल है उनका इस्तीफा यहाँ पर दे दिया। ये सबसे पहला काम किया द्वितीय विश्व युद्ध में। दूसरा एक मिशन आता है, इसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। 1942 में क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में लोगों को युद्ध में सहयोग देने के बदले स्वराज देने का प्रस्ताव दिया था, यानी कि अगर आप हमें हेल्प करोगे इस युद्ध में तो हम आपको बदले में स्वराज दे देंगे। यह मिशन जो है किसके थ्रू आया था, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये भारत है और इसने भारत को युद्ध के बदले यानी युद्ध के बाद एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया ऐसा कहा था। लेकिन हमारे जितने देखिए भारतीय नेताओं ने इसे नकार दिया, क्योंकि अंग्रेजों का बात का कोई दाम नहीं होता। अंग्रेज और पाकिस्तान दोनों कह सकते हैं एक कुत्ता है तो एक कुत्ते की पूंछ है, इस प्रकार से दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन ये 1942 का था। अगला था ब्रिटिशों को देखिए दोहरी नीति। ठीक है, डबल कैरेक्टर लेके चलते थे। एक तरफ अंग्रेज क्या करते थे, भारत से युद्ध में सहायक मांगते थे, और दूसरी तरफ जब कोई स्वतंत्रता के बारे में कोई मतलब फिक्स होता ना कि भाई हाँ हम छोड़ के चल जाएंगे गारंटी, ऐसा कुछ नहीं, बस बोल दिए हो गया। इसलिए उनका दोहरा नीति चलता था, दोहरी सोच वाले आदमी थे ये। अगला थी गांधी जी की देखिए सोच थी। गांधी जी ने एक नारा दिया था बहुत फेमस, आपको मालूम होगा, करो या मरो। उन्होंने ये महसूस किया कि अब समय आ चुका है कि भैया अब आज़ादी चाहिए, इसलिए अंग्रेजों को तो भारत छोड़ना ही होगा, इसलिए उनका नारा था करो या मरो। ठीक है, अगला हमारे पास पॉइंट बताया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा है, इसकी देखिए जो घोषणा है 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक ग्वालियर टैंक मैदान है जो अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है जिसमें गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं और इसमें एक प्रस्ताव आता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जाता है। महात्मा गांधी ने इसी में नारा दिया था कि करो या मरो। अब इसके देखिए कुछ प्रमुख बिंदु थे, जैसे अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए, यह अहिंसात्मक जन आंदोलन होगा और साथ ही साथ आंदोलन में पूरे देश की जनता को भाग लेना है, युवा वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, छात्र छात्राएं, महिलाएं, इस सभी को इस आंदोलन का हिस्सा बनना था। अब इस आंदोलन की देखिए शुरुआत अप्रकृतिक की जगह, जैसे 9 अगस्त 8 अगस्त को शुरू हुआ, 9 अगस्त 1942 की सुबह ही कांग्रेस के प्रमुख जो नेता है वो गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, सबसे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया, महात्मा गांधी में थे, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आचार्य कृपलानी जी, अरुणा आसफ अली, बाद में जो भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया, मतलब अंडरग्राउंड होकर ये सारे के सारे काम कर रहे थे। इनका उद्देश्य था कि आंदोलन की चिंगारी को फैलाने में काम किया जाए ताकि ये आंदोलन दब ना जाए। लेकिन इसके बाद आंदोलन क्या हुआ, पूरे देश में ये फैलता चला गया। अब ये जन आंदोलन का कैसे एक रूप ले लिया,
तो नेताओं की जैसी गिरफ्तारी हुई तो आंदोलन खुद ब खुद क्या होने लगा, बड़ा रूप फैलता गया। लोगों ने क्या किया, जगह जगह ब्रिटिश शासन के जो भी प्रतीक थे उनको निशाना बनाया। जितने सरकारी दफ्तर, रेल लाइन, डाकघर, सब पे हमले हुए। रेलवे स्टेशन जलाए गए, टेलीफोन है जो टेलीग्राफ की लाइनें को काट दिया गया। साथ ही साथ गांव में समानांतर जो सरकारें चल रही थी, उनमें मतलब गांव में जो सरकारें चल रही थी वो खुद ब खुद चलाने लगे। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय गति, जैसे महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रताप सरकार नामक समानांतर सरकारें स्थापित कर दी गई और इस सरकार ने कुछ समय तक क्या किया, स्वतंत्र खुद ब खुद शासन चलाया। फिर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बात करें तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में क्या हुआ, एक अस्थायी सरकार की स्थापना होगी। ब्रिटिश प्रशासन को कुछ समय के लिए इसे खदेड़ दिया गया था, ठीक है, बताया जा रहा है। फिर बिहार के आजमगढ़, भागलपुर, यहाँ भी जनता ने क्या किया, प्रशासन पर कब्जा किया और आंदोलन यहाँ पर उग्र होता चला गया। फिर बंगाल में जो मिदनापुर है, ठीक है, मिदनापुर में जो विद्रोही जनता ने क्या किया, जिला प्रशासन को नियंत्रण में ले लिया। फिर अगला है हमारे पास इन आंदोलन, देखिए महिलाओं की भूमिका। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के देखिए यहाँ पर हिस्सा लिया। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि अरुणा आसापल्ली, उन्होंने जो बम्बई में कांग्रेस का क्या क्या झंडा फहराया और उन सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार हो चुके थे। उषा महतो, उन्होंने क्या किया, भूमिगत रेडियो, जो कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था, वो आंदोलन की सूचना देश भर में प्रसारित करती थी। सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सुचिता कृपलानी जैसे अनेक कई महिलाओं ने क्या किया, आंदोलन में क्या किया, अपनी ताकत दिखाई। अगर हम बात करें ब्रिटिश दमन और अत्याचार, तो ब्रिटिश लोगों का काम ही था भैया दमन करना, अत्याचार करना। तो अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए क्या किया, जितना हो सके संभव प्रयास किया। हजारों लोगों को जेल में डाला गया। पुलिस ने क्या, निहत्थे जो प्रदर्शनकारी लोग थे उन पर गोलियां चला दी। प्रेस पर क्या सेंसरशिप लगा दी कि भैया प्रेस बैंड रहेगा, अब यहाँ पर सारा कंट्रोल उनके पास रहेगा। और आंदोलनकारियों पर अमानवीय जितना हो सकता था बदसलूकी किया गया। यहाँ पर अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए उस समय और सैकड़ों आंदोलनकारियों को मार दिया गया था। आंदोलन का जो केंद्र था वो गांव गांव तक यहाँ फैला हुआ था। अब इस आंदोलन देखिए कुछ विशेषताएं थी, जिनमें सबसे पहला जन आंदोलन। यह सबसे एक ऐसा आंदोलन था जो कि बिना कोई नेता, क्योंकि सारे के सारे नेता लगभग जेल में डाल दिया था, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन बना, जहां पर कोई भी एक कह सकते हैं यहाँ पर लीडर नहीं था, फिर भी ये आंदोलन इतना बड़ा फैला। प्लस गांधी जी का नारा था करो या मरो का मंत्र, जिसने हर लोगों के दिल में एक घर कर लिया था कि अब तो आजादी लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए जान ही क्यों ना देना पड़े। प्लस फिर अगला हमारे पास समानांतर सरकारों की स्थापना। लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से बेसिकली सब अपने अपने हिसाब से अपने क्षेत्रों में क्या करने, एक खुद ब खुद सरकार बनाने लगे जो लोगों के कार्य करते रहे। इसलिए एक समानांतर सरकार की स्थापना भी यहाँ पर की गई। पुलिस जो महिलाएं और जो पुलिस युवा हैं उनकी भी कह सकते हैं भागीदारी थी, वरना ये आंदोलन सफल नहीं हो पाता। और इस आंदोलन क्या ये विफल हुआ या सफल हुआ, अगर हम आलोचना के रूप में बात करें तो आंदोलन बिना किसी योजना के था, ठीक है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता गिरफ्तारी में एक संज्ञानात्मक और दिशा निर्देश नहीं मिल सक रहे थे। हिंसा की घटनाओं के कारण गांधी जी के अहिंसा जो सिद्धांत पर सवाल उठ रहे थे। सफलता में बात करें तो आंदोलन ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट कर दिया था कि अब भारत में रुका नहीं जा सकता, अब नहीं रहा जा सकता। यह अंतिम निर्णायक आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन की जो नींव है वो हिला के रख दी थी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारत की स्वतंत्रता की मांग को यहाँ पर समर्थन मिल रहा था। अब इसके क्या क्या जो परिणाम आए, मतलब इसके क्या क्या रिजल्ट आए बताया हुआ है। तो पहला, ब्रिटिश प्रशासन को यहाँ पर झटका मिला कि भारत में लंबे समय तक टिका नहीं था। दूसरा, ब्रिटेन से भी लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया था कि भैया आप लोग यहाँ से भाग के निकलो। प्रत्येक वर्ग की भागीदारी, चाहे वह कोई भी वर्ग बिलोंग करता हो, किसी भी जाति या धर्म से बिलोंग करता, सभी का यहाँ पर देखिए हिस्सा था। यहाँ पर सभी ने मिलकर मेहनत की थी। 1947 में लास्ट आंदोलन भले ही तत्काल सफल तो नहीं हुआ, लेकिन लास्टली 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत क्या स्वतंत्र हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। यह केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये जन जागरण, आत्म बलिदान का प्रतीक बन चुका था। इसमें पहली बार भारत की जनता ने यह साबित कर दिया किसी भी कीमत में आजादी लेने का, आजादी पाने को तैयार है। यह आंदोलन दिखाता है कि जब जनता संगठित होकर किसी का भी विरोध करती है तो दुनिया की चाहे कोई भी शक्ति है उसे रोक नहीं सकती। और गांधी जी का नारा ये आज जनमानस में सभी फैला हुआ है कि भैया करो या मरो, साहस, बलिदान और स्वतंत्रता के प्रति ये लोगों का श्रद्धा को प्रतीक को यह दर्शाता है या प्रतीक के रूप में बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा पहला, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट से पूछा जाएगा, जो कि 15 मार्क्स का सवाल है। अगला सवाल है हमारे पास, एक सवाल आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी जिसे रिफॉर्म्स कहा जाता है, कि इसकी क्या जो प्रमुख विशेषताएं थी इसके बारे में विवेचना करना है। तो चलिए आइए जानते हैं इस सवाल के उत्तर को। तो यहाँ बताया हुआ है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे भारत में प्रशासनिक जो सुधार है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी रिफॉर्म्स है, उनके उद्देश्य से लाया गया था। और यह सुधार जो है ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू और भारत के जो उस टाइम वायसरॉय चल रहे थे चेम्सफोर्ड की स्तुति पर आधारित था। और इस
यह आधार जो था 1919 में ब्रिटिश संसद द्वारा मतलब पारित किया गया था और 1919 से प्रभावी हुआ था। और इस अधिनियम का उद्देश्य था कि भारत में जो भी शासन व्यवस्था चल रही है उससे उत्तरदायी शासन बनाना है और एक नए चरण में या फिर एक आगे स्टेप से बढ़ना है। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने धोखा दिया था बोल के मदद करने के रूप में, बोला कि मदद कराया जाएगा तो आपको हम लोग आज़ादी दे देंगे, ठीक है। तो भारत ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध में मदद की थी और भारतीयों को आशा मिली थी कि बदले में उन्हें राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता दी जाएगी। फिर एक आता है एंटीयू मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को। ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की नीति की भारत में धीरे धीरे स्वशासी से शासन मतलब झूठ मूठ को बोला गया कि भैया शासन आपको दे दिया जाएगा। इस घोषणा के आधार पर बेसिकली यह रिपोर्ट तैयार की जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार हुई और इसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया गया था। अब इसकी देखिए कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे पहले यहाँ पर द्वैत शासन प्रणाली यानी डायरची यहाँ पर का प्रावधान, मतलब यह प्रणाली जो है प्रांतीय सरकारों में लागू की गई थी और इसमें दो भागों में बांटा गया। पहला एक आरक्षित विषय थे जिनमें रिजर्व सब्जेक्ट में इन विषयों पर जो गवर्नर हो गए और उनके जो अधिकारी हो गए यानी ब्यूरोक्रेट्स हो गए वो नियंत्रण रखते, जैसे पुलिस, न्याय, राजस्व, भूमि, सिंचाई इसमें। फिर दूसरा था ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट यानी इनका नियंत्रण निर्वाचित भारतीय मंत्रियों के हाथ में दिया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि आदि। अब इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को कुछ सीमित प्रशासनिक अधिकार देना था लेकिन वास्तव शक्ति नहीं देना था। वास्तविक शक्ति अभी भी ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में ही था। अब केंद्र में क्या हुआ, सत्ता का यहाँ बंटवारा हुआ यानी सेंट्रल जो कंट्रोल मेंटेन था, केंद्र में कोई उत्तरदायी शासन नहीं था, बस छोटे छोटे प्रांतों में बस अधिकार दे रहा जाता। वायसराय के पास अभी भी पूर्ण कार्यपालिका और विधायिका का यहाँ अभी भी उनके पास नियंत्रण था। केंद्रीय जो विधायिका के दो सदन बनाए गए थे, पहला था काउंसिल ऑफ स्टेट और एक था लेजिस्लेटिव असेंबली, एक ऊपरी सदन, एक हम लोग निचली सदन या निचला सदन बोलते हैं। तो वायसराय के पास दोनों सदन को जो नकारने का पावर था, भंग करने का था, और जो अध्यादेश था वो भी जारी करने के यहाँ पर वायसराय के पास पावर था। अब विधानसभा का यहाँ विस्तार होता है, जैसे केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान मंडल थे उनका आकार बढ़ाया गया। अब 70% तक लोग चुने होते थे, अब बाकी मनोनीत होते थे। लेकिन इन निर्वाचित सदस्यों को कुछ सीमित अधिकारी थे, वे बजट पर बहस तो कर सकते लेकिन अंतिम जो निर्णय होता था वो सिर्फ वायसराय ले सकता था। वे किसी प्रस्ताव को पास कर सकते थे लेकिन लास्ट फैसला मतलब वायसराय अस्वीकार भी कर सकता था, इस बात पर भी था। अलग अलग देखिए यहाँ पर निर्वाचित मतलब पहले से जो चली आ रही था कि भैया सबके लिए पहले क्या वोट सबके एक होगा, लेकिन यहाँ पर अलग सिस्टम था कि सबके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स बनाया जाएगा। यहाँ पर मुसलमानों के अलावा अब सिख धर्म यानी धर्म के आधार पर सभी को बांट दिया जाएगा और इससे जो क्या होगा एक सांप्रदायिकता और जो वर्ग का भेदभाव कोई होगा वो लगातार बढ़ावा जाएगा। अब भारत में सबसे पहले जो चुनाव हुआ था वो 1920 में हुआ था जिसमें प्रांतीय और केंद्रीय विधायकों के लिए चुनाव कराया गया था। हालांकि चुनाव में भाग लेने का अधिकार केवल उन्हीं को था जो कुछ शर्तें पूरी गई, जैसे शिक्षा, संपत्ति, कर भुगतान। आम जनता की जो भागीदारी थी वो नगण्य थी, मतलब ना के बराबर थी यहाँ पर। अगला राजस्व के जो अधिकार थे वो सीमित थे, मतलब प्रांतों को अधिकार तो दिया गया था लेकिन अंतिम निर्णय फिर से वही गवर्नर था, ब्रिटिश अधिकारी उसी के हाथ में था। गवर्नर के आदेश मानने अनिवार्य थे, गवर्नर किसी भी निर्णय को मतलब हटा सकता था, ये उसका पालन था। नागरिक अधिकारों की कोई गारंटी नहीं, मतलब जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को नेता अगर कुछ वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, अगर आपका कोई अगर अधिकार जाता है तो कोई मतलब नहीं। जैसे आपको मालूम होगा वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट आया था जिसे काला कानून कहा जाता है, जिसमें बिना कुछ ना दलील ना कुछ आपको घर से उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस समय नागरिक अधिकार कहाँ चले गए, इसमें कोई गारंटी नहीं था। फिर अलग था एक समीक्षा आयोग का प्रावधान, मतलब जैसे का मालूम है भारत में एक आयोग आया था इसका नाम था साइमन कमीशन, ठीक है। इस अध्ययन 10 वर्षों के भीतर हमारे भारत की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया था और एक रिपोर्ट आया था, इसका नाम एक आदमी आया जिसका नाम था साइमन कमीशन 1900 भारत में। लेकिन लोगों ने बोल दिया जाओ बाबू जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं। फिर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की आलोचना भी। अब इसके कुछ सकारात्मक पक्ष बताए गए यानी पॉजिटिव यहाँ पर रेस्पॉन्स बताए गए। प्रशासन में भारतीयों की कम से कम सीमित भागीदारी सुनिश्चित हुई, राजनीतिक चेतना को यहाँ पर लगातार बढ़ावा मिला और चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत हुई जिससे लोकतंत्र की भावना का विकास हुआ। भारतीय नेताओं को प्रशासनिक अनुभव लगातार प्राप्त हुआ। नकारात्मक देखें तो यहाँ पर द्वैत प्रणाली विफल रही क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, कॉम्प्लेक्स था, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा था। केंद्र में देखिए कोई भी हमारे पास उत्तरदायित्व नहीं था और अलग अलग निर्वाचित जो प्रणाली था इससे क्या होता देश में बंटवारा होता है, फूट डाला जा रहा था। जनता की भागीदारी तो थी लेकिन बहुत लिमिट थी, ना के बराबर थी। भारतीय नेताओं की उपेक्षाओं को देखिए ठेस पहुंचाया जा रहा था, चाहे वो जितने भी नेता थे। भारतीय नेताओं को देखिए प्रतिक्रिया थी कि इस अधिनियम को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया जाए। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर जैसे नेताओं ने क्या किया, इसे न्याय का मजाक बनाया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इसे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे, भैया ऐसा नहीं चलेगा, इसे हटाओ। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो उदाहरण एक आधा अधूरा और असंतोषजनक पहल था जिसने भारतीयों की सत्ता के नाम पर
खाली भ्रम फैलाया गया कि भैया आपको आज़ादी है, ऐसा कुछ भी जबकि नहीं होता है। लेकिन भारतीयों की उपेक्षा स्वराज यानी सेल्फ रूल ना की साझेदारी, इसलिए यह सुधार जो है भारतीय आकांक्षा को कभी पूरा नहीं कर सकता था। यही कारण है कि देश में असहयोग आंदोलन जो 1920 और नागरिक अवज्ञा आंदोलन का दौर क्या हुआ यहाँ पर लगातार शुरू होता चला गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपको पढ़ के जाने थे पेपर में, जो कि आपको पेपर में पूछा जाएगा। इसके अलावा हमने आपको अपने चैनल पे जितने भी क्वेश्चन करा दिए वो अगर सारा का सारा पढ़ के चले जाते हैं तो 75/75 आपको मिलेगा। ठीक है, तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।